आज हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल स्टार्ट हो रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया। सेल ऑर्गेनेल का नाम याद कर लो, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसको कभी न कभी सबने पढ़ा हुआ है, कभी न कभी इन सेंस नाइन्थ में तो पढ़ा ही है सबने, है ना। याद है सबको भाई, नाइन्थ में जो आपने पढ़ा था, क्या इसको नाइन्थ में बड़ा अच्छा शब्द लगता था, पावर हाउस ऑफ सेल, या इसको हम पावर प्लांट भी कहते थे। सेल का पावर प्लांट भी कहते थे। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एनर्जी जो हमारा लिविंग सिस्टम का जिस फॉर्म में हमारा कोई सेल एनर्जी यूज करता है, उस फॉर्म में एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है, उस फॉर्म में एनर्जी बनाता है, एंड दैट इज द एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नाम याद करना शुरू करो, धीरे धीरे याद हो जाएगा। देखो, पहला ही स्टेटमेंट है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। कोई सेल क्या फिजियोलॉजी कर रही है, कोई सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है। जैसे कोई सेल सिक्रीशन का काम कर रही है, कोई सेल नर्व इंपल्स कंडक्ट कर रही है, कोई सेल हमारा मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन कर रही है। तो इनका फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी अलग है, सिक्रीशन, नर्व कंडक्शन, इंपल्स कंडक्शन और कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। इनके बेसिस पर, इनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के बेसिस पर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मसल सेल्स में सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। फिर नर्व जो इंपल्स कंडक्ट कर रही है, बोले तो नर्व सेल्स, उनमें ज्यादा, उससे कम होगा। एंड सिक्रीटिंग जो सिक्रीटरी सेल्स हैं, ग्लैंडुलर जो सेल्स हैं, उनमें सबसे कम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो पहले स्टेटमेंट का मतलब समझ आ रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है, पर सेल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज डिपेंड्स ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। आप किसी मसल सेल को बहुत लूज छोड़ा हुआ है, उस मसल सेल से, उस मसल से काम नहीं कर रहे हो, तो उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कम होगा। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते जाओगे, जैसे मान लो कि डंबल उठा रहे हो, 5 किलो का उठा रहे हो, तो मसल सेल्स में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया उसके अकॉर्डिंग होगा। अब वो तुम 10 किलो का उठाने की कोशिश करोगे, कुछ दिन में आपके मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी मसल्स और पावरफुल होने लगेंगी। 15 करोगे और पावरफुल होंगी। पावरफुलनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल। जितना ज्यादा किसी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होगा, वो सेल उतनी ज्यादा पावरफुल होगी, मतलब पर यूनिट टाइम वो उतने ही ज्यादा एटीपी बना सकती। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखा आपने, एक माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल। ये 2 एग्जांपल है, याद रखना है। माइक्रो एस्टियरस, ये भी एक एल्गा है, और क्लोरेला फुस्का, ये भी एक एल्गा है। इनके एक सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया है। यही 2 ऐसे सेल हैं जिनमें एक माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में प्रेजेंट है, नहीं तो हर सेल में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एक से ज्यादा ही है। एक वर्ड है कॉन्ड्रियोम, टोटल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल। मतलब एक सेल में मान लो 5 माइटोकॉन्ड्रियाज है, तो वो टोटली एक टर्म बोलना है कॉन्ड्रियोम। व्हाट इज द कॉन्ड्रियोम ऑफ अ सेल? 5, 10, 20, 25, 30, है ना। तो ये आपको कॉन्ड्रियोम वर्ड ध्यान रखना होगा। तीसरा पॉइंट है, एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्लांट सेल, क्योंकि प्लांट सेल हमारी स्टैटिक होती है, प्लांट बॉडी स्टैटिक होता है। एनिमल सेल क्या होता है? एनिमल सेल या एनिमल्स हमारे लोकोमोटरी होते हैं, तो उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है, डाइजेशन करना होता है, इनको डाइजेशन नहीं करना होता है। तो एनिमल सेल्स हैज मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एज कंपेयर टू प्लांट सेल। नेक्स्ट एक पॉइंट लिखा है मैंने, मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया किसमें मिलेगा? फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड। जो विंग्स के साथ, उनकी बर्ड्स की मसल्स में, मसल्स जो होती हैं विंग्स के साथ अटैच्ड, दैट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। उससे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर किसी भी सेल में नहीं होता है। तो नंबर के बेसिस पे आपने वेरिएशन देख लिया कि एक सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकता है,
10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, ये मैक्सिमम वाला नंबर भी हो सकता है। नंबर हम इसको इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये बर्ड टू बर्ड वेरी करता है। जो जितनी ज्यादा एक्टिव फ्लाइंग बर्ड होती है उतना ही ज्यादा उसमें नंबर ऑफ उनके मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होता है। शेप की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा है, तो सिलेंड्रिकल शेप। कैसा शेप है? सिलेंड्रिकल शेप है। अगर हम इसको देखें तो सिलेंड्रिकल शेप है, या इसको हम साउसे शेप बोलते हैं। वो चाइनीज फूड आता है ना, कट करके वो खाते हैं, तो वो उसके शेप जैसा दिखता है। ठीक है। और जब हम साइज की बात करें, साइज इसका डायमीटर कितना हो सकता है? 0.2 से 1 माइक्रोमीटर का, एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर का। लेंथ इसकी लगभग कितनी होगी? 1 से 4.1 माइक्रोमीटर की लेंथ हो सकती है। ठीक है। तो ये इनका शेप एंड साइज ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद और क्या नाम है माइटोकॉन्ड्रिया के, वो देखो। ये बहुत खतरनाक पॉइंट है। पहला, पावर हाउस ऑफ सेल, अंडरस्टूड है। एटीपी मील इन सेल, सेल में यही एटीपी प्रोडक्शन करता है, इसलिए एटीपी मील बोल देते हैं। तीसरा, सेल विद इन सेल। अभी ये आपको नहीं समझ आएगा, सेल के अंदर सेल होता है ये अभी बिल्कुल नहीं समझ आएगा। बाद में मैं बताऊंगा सेल विद इन सेल क्यों बोलते हैं, जब स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट हो जाएगा। मोस्ट बिजी एंड एक्टिव ऑर्गेनल इन सेल, सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शन इसके अंदर चलती है, सबसे ज्यादा बिजी है और बहुत ज्यादा एक्टिव सेल ऑर्गेनल होता है। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल, एंडोसिम्बियोंट ऑफ सेल। क्यों कहते हैं, एक एक करके समझते हैं। ये तीनों टर्म तभी समझ आएगा, सेल विद इन सेल, सेमी ऑटोनॉमस एंड एंडोसिम्बियोंट। इन तीनों को समझते हैं। देखो थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा ब्लैंक पेज पे। यहां देखो, पहला वर्ड आपने प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था। प्रोकैरियोटिक सेल में आउटर एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है, जेनेटिक मटेरियल होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, साइटोप्लाज्म होगा, है ना, मीजोसोम पढ़ा था, यही सारे स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, है ना। न्यूक्लियस जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है। तो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर होता है। जब आप माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखोगे, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर अभी हम पढ़ेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी, हाँ, प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म में आपको राइबोसोम भी मिलता है, वो भी 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। कौन सा? 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी हम आगे अभी देखेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी जेनेटिक मटेरियल, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट आपको इसके मैट्रिक्स में मिलेगा। इसके मैट्रिक्स में डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मिलता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। और इसमें भी आप अभी आगे स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे 70S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट है, जो एक प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है, एक प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल में ये भी वही सेम एज इट इज, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी वो सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक प्रोकैरियोटिक सेल के फीचर्स होते हैं। तो ये कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज अ प्रोकैरियोटिक सेल in the course of evolution that is engulfed by a eukaryotic cell। क्या बोल रहे हैं हम कि कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल ही था जिसे एवोल्यूशन के दौर में एक यूकैरियोटिक सेल ने इनगल्फ कर लिया, निगल लिया। अब हम एक क्या पढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल है, एनिमल सेल के अंदर ये इसका न्यूक्लियस हमने माना, सेल ऑर्गेनल की तरह ये प्रेजेंट है, एक सेल ऑर्गेनल की तरह ये प्रेजेंट है, जिसके पास सारी प्रोकैरियोटिक फीचर्स प्रेजेंट है, इसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो इसको ये मानते हैं एक ये सेल है यूकैरियोटिक सेल एंड इट इज कंसीडर्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल। इसको हम क्या मानते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल।
इवॉल्व्ड या मॉडिफाइड प्रोकैरियोटिक सेल मानते हैं, ये दैट इज अ मॉडिफाइड एडॉप्टेड प्रोकैरियोटिक सेल है। अब ये सिर्फ एक टास्क प्ले करता है, दैट इज द एनर्जी फॉर्मेशन। अब इस एक किसी सेल के अंदर ये प्रेजेंट है, तो इसको बोल दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को सेल विद इन सेल। ये एक सेल के अंदर एक सेल है, एक क्या है, एक सेल के अंदर एक सेल है। और देखो दूसरा वर्ड एंडोसिम्बियोंट। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए है, राइबोसोम है, वो मशीनरी है कि ये अपना क्या कर सकता है, प्रोटीन बना सकता है, अपना अपने लिए ये प्रोटीन बना सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सारे प्रोटीन नहीं बना सकता, जो इसको प्रोटीन चाहिए होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को वो सारे प्रोटीन ये नहीं बना सकता। फॉर सम प्रोटीन इट डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियस। किस पर डिपेंड होता है, न्यूक्लियस पर डिपेंड होता है। तो ये क्या करता है, इस सेल को ऑपरेशनल रहने के लिए, फॉर बीइंग अलाइव, क्या चाहिए होता है, एटीपी। क्या चाहिए होता है, एटीपी। और ये माइटोकॉन्ड्रिया ही है जो एटीपी की सिंथेसिस कर सकता है। क्या कर सकता है, ये एटीपी की सिंथेसिस कर सकता है इस पूरे सेल में। ठीक, तो ये सेल को एटीपी सप्लाई देता है माइटोकॉन्ड्रिया, एंड दिस सेल सप्लाइड सम प्रोटीन। इसके बदले में ये सेल इसको क्या सप्लाई करता है, प्रोटीन सप्लाई करता है। ये कैसा रिलेशन हुआ, सिम्बायोटिक रिलेशन हुआ। कैसा रिलेशन हुआ, सिम्बायोटिक रिलेशन हुआ। माइटोकॉन्ड्रिया इसको एटीपी देता है सेल को, सेल इसको कुछ प्रोटीन देता है, तो दोनों का फायदा हो रहा है। और ये इस सेल के अंदर रहता है, इस सेल के अंदर रहता है, तो हमने ये वर्ड लिखा, इसको ये भी बोल सकते हैं एंडो सिम्बायोंट। क्या बोलते हैं, एंडो सिम्बायोंट। अंदर रहने वाला एक सिम्बायोटिक रिलेशन में है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। दूसरा एक और टर्म है इसी के सेम ऐसा ही है, एक टर्म और लिखा हमने, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। क्या, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। ऑटोनोमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, किसी से कोई लेना देना नहीं। यहां देख रहे हैं हम, माइटोकॉन्ड्रिया कैन सिंथेसाइज सम प्रोटीन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इट। उसकी फंक्शनिंग के लिए जो प्रोटीन इसको कुछ जो चाहिए ये खुद बना लेता है। एंड फॉर सम प्रोटीन इट डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास वो इंफॉर्मेशन, वो डीएनए है जो ये प्रोटीन बनाता है। तो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट तो नहीं हुआ, पार्शियली इंडिपेंडेंट हुआ। कुछ प्रोटीन के लिए ये न्यूक्लियस पर डिपेंड है, बोले तो इस सेल पर डिपेंड है, इसलिए इसको बोला जाता है सेमी ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, उसका किसी से और लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन जब ये कुछ प्रोटीन्स के लिए यहाँ सेल पर डिपेंड हो जाता है, डिपेंड रह रहा है, इसलिए इसको हम ये भी वर्ड यूज करते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। बात समझ आ रही इतनी? क्या क्या वर्ड यहां से समझना है, एंडोसिम्बियोंट है, क्यों है समझ आ रहा है, क्योंकि दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है और अंदर रह रहा है तो एंडोसिम्बियोंट है। सेल विद इन सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट ये मानते हैं, या मानते क्या है, इसके पास वो सारे फीचर्स हैं जो एक प्रोकैरियोटिक सेल में होने चाहिए, है ना। इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन दैट इज इनगल्फ्ड बाय सम यूकैरियोटिक सेल, एंड इनका एक अपना टास्क हो गया। ठीक है, तो इसको ये कंसिडरेशन की वजह से ये 2-3 टर्म दिया जाता है। एक ये आपका सेल विद इन सेल, दूसरा एंडोसिम्बियोंट, तीसरा सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। अब देखो यहाँ पे जो ऑल्सो नोन एज में आपने लिखा है, सारे पॉइंट्स आपके अब कवर। पावर हाउस समझ आ रहा है, एटीपी मील समझ आ रहा है, सेल विद इन सेल हो गया,
मोस्ट एक्टिव एंड बिजी सेल ऑर्गेनेल है, ये आपको समझ आता है। सेमी ऑटोनॉमस हो गया, सेमी एंडोसिम्बियोंट ऑफ सेल हो गया। बात समझ आ रही इतनी? चलो आगे, अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये इसका एक टिपिकल सा स्ट्रक्चर है। पहली बात याद रखनी है कि ये डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कैसा सेल ऑर्गेनेल है? डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है। दो मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है। ये जो आप देख रहे हो ये व्हाइट लाइन आउटर मेम्ब्रेन, ये जो येलो लाइन है इनर मेम्ब्रेन। क्लियर है? ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन इसकी बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल क्या है? स्मूथ है। ये ट्रांसफर सेक्शन कट करके आलू जैसा शेप आप समझ लो, सॉसे शेप ऐसा होता है कुछ, ऐसा कुछ। जब इसको हम ट्रांसफर कट कर देते हैं तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी दिखते हैं। ठीक है, तो इंटरनली हमने ये दोनों मेम्ब्रेन्स तब दिखती हैं। इनर मेम्ब्रेन इसकी फोल्डेड है, फोल्डेड है। कैसी फोल्डिंग्स है? इस तरह से फोल्डिंग्स है, आपको बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिलेंगी। किसकी तरह? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होके बना के दिखती है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बोला जाता है क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। These finger-like projections has this finger-like projections are known as क्रिस्टी। उनको अपन ने क्या बोल दिया? क्रिस्टी। अब देखो नेक्स्ट जो बात है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। मैं अभी इसको बिल्कुल स्मूथ दोनों मेम्ब्रेन को बना देता हूं। ये मान लिया आउटर मेम्ब्रेन और ये मान लिया इनर मेम्ब्रेन। जब दो मेम्ब्रेन आ गई तो दो कंपार्टमेंट बनेंगे, ये कंपार्टमेंट, दूसरा कंपार्टमेंट ये। समझ आ रही बात? इन दोनों मेम्ब्रेन की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया में दो कंपार्टमेंट्स बनते हैं। दिस वन इज द आउटर कंपार्टमेंट। ये कैसा कंपार्टमेंट हो गया? आउटर कंपार्टमेंट। और ये अंदर वाला जो है इसको हम बोलेंगे इनर कंपार्टमेंट। क्या बोलेंगे? इनर कंपार्टमेंट। तो आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन डिवाइड करता है इसको दो कंपार्टमेंट्स में। कितने कंपार्टमेंट्स में? दो कंपार्टमेंट्स में। आउटर कंपार्टमेंट जिसके लिए एक टर्म यूज करते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, स्पेस बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन इज टर्म्ड एज पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। मतलब समझ आया? ये जो स्पेस है इसको अपन ने क्या नाम दिया? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस इसको हम बोलेंगे। ठीक है, यहां पे अगर आप देखोगे तो ये आपका हो गया पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इस स्पेस को बोलते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। समझ आ गई बात? इनर कंपार्टमेंट के बारे में देखो। इनर कंपार्टमेंट जो होता है दैट इज फिल्ड विद होमोजेनस मिक्सचर। एक मिक्सचर उसमें भरा हुआ है। पहले हम वो मिक्सचर की बात करते हैं। एक मिक्सचर सब्सटेंसेस, कई मॉलिक्यूल्स का एक मिक्सचर भरा हुआ है जिसे बोला जाता है मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। ठीक, तो इस मैट्रिक्स में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इसके एम्बेडेड होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। मैट्रिक्स में क्या होगा? बहुत सारा स्ट्रक्चर इनका प्रेजेंट होता है। जैसे मैट्रिक्स में इसके आपको मिलेगा राइबोसोम मिलेगा, ऐसा स्ट्रक्चर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम 70S टाइप का होगा। ऐसे डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मिलेगा। ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है जो इसमें लेबलिंग नहीं है, इसको लेबलिंग कर लेना है। ये डायग्राम में है बट लेबल्ड नहीं है। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए बोलते हैं। इस डीएस का मतलब होता है, ये ऐसे ही लिखा जाता है, कैपिटल डी मत बनाना, स्मॉल डी एंड स्मॉल एस। इसका मतलब होता है डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड। ये डीएनए का जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे 12th में तब आपको समझ आएगा कुछ इस तरह से। एक स्ट्रैंड ऐसा, दूसरा स्ट्रैंड इसी के साथ ऐसा। डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। तो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, पूरा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, दैट इज सर्कुलर डीएनए। ठीक है, दोनों एंड्स उसके अटैच होते हैं। तो ये इनके मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। नोट करके एक पॉइंट मैंने लिखा, क्रिस्टी का नंबर ऑफ क्रिस्टी। क्रिस्टी समझ रहे हो? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस।
नंबर ऑफ क्रिस्टी इज हायर इन फिजियोलॉजिकली एक्टिव सेल। जो सेल फिजियोलॉजिकली एक्टिव है दैट नीड्स मोर एनर्जी, उस सेल को कितना क्या चाहिए होगा, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा। और जब ज्यादा एनर्जी चाहिए तो एटीपी प्रोडक्शन वाला स्ट्रक्चर भी ज्यादा होना चाहिए। और इनर मेम्ब्रेन की जो ये फोल्डिंग है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जिसे हम क्रिस्टी कह रहे हैं, ये क्रिस्टी जो होगा जितना ज्यादा बनेगा उतना ही ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा। जैसे मान लो कि एक मेम्ब्रेन मैंने इतनी फोल्डिंग्स के साथ बनाई और एक मेम्ब्रेन मैंने मान लो कि बस एक और दो फोल्डिंग्स के साथ बनाई, तो किसका सरफेस एरिया ज्यादा, ऊपर वाले का। ज्यादा क्रिस्टी होगा, सरफेस एरिया ज्यादा मिलेगा, एंड सरफेस एरिया ज्यादा मिलेगा तो क्या होगा वो अब मैं बता रहा हूं। इस इनर मेम्ब्रेन में, यहां देखना ये वाला पॉइंट, इस इनर मेम्ब्रेन में आपको एक पिन हेड पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। एक्चुअली दे आर द प्रोटीन मेम्ब्रेन, जो इंटीग्रल प्रोटीन्स आपने पढ़े थे मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में, वही प्रोटीन्स हैं, है ना। यहां जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये इस तरह से ये प्रेजेंट होता है, जिसे हम आइडियली डायग्रामेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ये बजरंगबली के गदा की तरह ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। ये इनर मेम्ब्रेन पे जो अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है, ये इसी मेम्ब्रेन की प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, इसी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। और ये प्रोटीन्स क्या होती हैं देखना, इन प्रोटीन्स को समझना। पिन हेड शेप होती है। पिन हेड मतलब एक ऐसा पिन जैसा स्ट्रक्चर और इसके ऊपर ऐसा डॉट सा स्ट्रक्चर बना होता है। पिन हेड पार्टिकल्स होती है, जिसे हम ऑक्सीसोम या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल या फिर F0 F1 पार्टिकल या फिर एटीपी सिंथेटेज कहते हैं। कितने नाम हैं, ऑक्सीसोम, एलिमेंट्री पार्टिकल, F0 F1 पार्टिकल, एटीपी सिंथेटेज। यही जो पिन हेड स्ट्रक्चर आपने देखा इधर, ये पिन हेड स्ट्रक्चर ये है जो आपने अब यहां ये व्हाइट पोर्शन देख रहे हो, दैट इज द पिन हेड स्ट्रक्चर, ऑक्सीसोम। अब यहां देखना, ये हमने बनाई इनर मेम्ब्रेन। ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी हुई है। मेम्ब्रेन है तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर आपने पढ़ा है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसका ये आउटर कंपार्टमेंट है। आउटर कंपार्टमेंट समझ रहे हो, इसके बाहर आउटर मेम्ब्रेन है। ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, बीच में जो बना क्या बोला जाएगा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या आउटर कंपार्टमेंट। इसके अंदर होगा ये मैट्रिक्स, इसके अंदर क्या है, मैट्रिक्स। तो इसका जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से होता है। इस जो प्रोटीन का जो हिस्सा मेम्ब्रेन की थिकनेस में एम्बेडेड होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में एम्बेडेड होता है, दैट इज टर्म्ड एज F0 सब यूनिट। उसको हम क्या बोलते हैं, F0 सब यूनिट। एंड जो ये हेड जैसा पार्ट है, ये हेड जैसा जो पार्ट है, ये F1 सब यूनिट है। ये F1 सब यूनिट है, इसको हम क्या बोल देते हैं, F1 सब यूनिट। इसलिए आपने यहां लिखा था इट इज ऑल्सो नोन एज F0 F1 सब यूनिट। अब ये जो एटीपी सिंथेटेज नाम दिया हुआ है, ये एंजाइम का नाम है, जो ऐसा एंजाइम, इस एंजाइम का मतलब क्या है, एटीपी सिंथेटेज, दैट एंजाइम, द एंजाइम विच सिंथेसाइज एटीपी, जो एटीपी की सिंथेसिस करा सके, दैट इज द एटीपी सिंथेटेज। कहां प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन में। कहां प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन में। अब जरा सोचो, इधर इन दोनों को सोचना, जिसमें ज्यादा क्रिस्टी होगा उस पे ज्यादा ये एटीपेज प्रेजेंट होंगे, जिस पे कम ये क्रिस्टी होगा वहां पे तो कम नंबर में एटीपेज प्रेजेंट होंगे। कौन सी सेल ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन करेगी, जिसमें क्रिस्टी कम होगा, जिसमें क्रिस्टी ज्यादा होगा, जिसमें क्रिस्टी ज्यादा होगा। बात समझ आई अब। तो फिजियोलॉजिकली एक्टिव सेल्स में नंबर ऑफ क्रिस्टी ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्यों कि उसके नंबर ऑफ ऑक्सीसोम्स बढ़ जाएं। एंड नंबर ऑफ ऑक्सीसोम जब बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एटीपी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एटीपी का जो फॉर्मेशन का रेट है वो बढ़ जाएगा। इस ऑक्सीसोम को सबसे पहले जो जिन्होंने डिस्कवर किया था उनका नाम भी याद रखना, दैट इज द फर्नांडीज
मोरेन, क्या बोलेंगे इनको, फर्नांडीज मोरेन ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। और ये कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड विद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। पहले इस वर्ड का मतलब समझ लो, फॉस्फोराइलेशन। 10th में भी आपने ये वर्ड सुना था, याद नहीं होगा। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। मैं बता रहा हूं कहां पढ़ा था। ये 2 टाइप का होता है फॉस्फोराइलेशन। कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक को बोलते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं? फोटो फॉस्फोराइलेशन। दूसरा आप अभी जस्ट देख रहे हो, दूसरा टाइप है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आपने जब 10th में फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, क्लोरोप्लास्ट में एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर, वो यही होता है। जब एटीपी का फॉर्मेशन लाइट एनर्जी यूज करके किया जाए, किसका? लाइट एनर्जी, लाइट रेडिएशन का यूज करके एटीपी सिंथेसाइज करा जाए, एंड दैट इज डन बाय क्लोरोप्लास्ट। अभी हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे तो वहां ये टर्म फिर से आएगा, फोटो फॉस्फोराइलेशन। ये कहां होता है? जब लाइट की एनर्जी, लाइट एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी की मदद से एटीपी का सिंथेसिस किया जाए, तब उसको हम बोलते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। इट टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। ये कहां चलता है? क्लोरोप्लास्ट। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन तब वर्ड यूज करते हैं जब किसी बॉन्ड के ब्रेक डाउन से एनर्जी निकाली जाए, ऑक्सीडेशन एनर्जी जिसे कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन एनर्जी। ऑक्सीडेशन एनर्जी का यूज करके, ऑक्सीडेशन एनर्जी यूज करके जब एटीपी का सिंथेसिस किया जाए, दैट इज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एंड इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में आपने क्या पढ़ा था कि ग्लूकोज हमारा एरोबिकली ब्रेक करता है। तो ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो वो उससे बॉन्ड ही तो तोड़ता है। बॉन्ड तोड़ने से जो एनर्जी निकलती है, उसी एनर्जी की मदद से एटीपी बना देता है। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता है। क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता है। जो आपने ये वाला रिएक्शन पढ़ा है, C6H12O6 प्लस 6O2, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला ही तो रिएक्शन पड़ा है, रेस्पिरेशन जिसे कहते हो, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहां ग्लूकोज का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ऑक्सीडेशन से जब एनर्जी जो निकले और वो एनर्जी एटीपी फॉर्मेशन में यूज करी जाए, दैट इज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये बहुत और डिटेल में पढ़ना है, खूब पूरा डिटेल निकाल के इसका पढ़ना है आगे प्लांट फिजियोलॉजी में। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जब हम पढ़ेंगे तब ये बहुत डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, उसके पहले माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है। अगर वो नहीं पता तो कुछ भी नहीं समझ आने वाला। ठीक है, अब देखो मैं आगे बात कर रहा हूं, इतनी आपको बात समझ के रखनी है। ये जो F1 सब यूनिट है, कौन सा? F1, ये वाला हेड वाला जो पार्ट है, इट इज कनेक्टेड विद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से कंसर्न होता है, कनेक्टेड होता है। इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की एनर्जी यूज करके जब एटीपी का फॉर्मेशन किया जाए, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अभी इतना याद रखना है बस, क्या होता है, कैसे होता है, वो सवाल आपको बाद में समझ, इसका सबका जवाब मिलेगा, बट अभी नहीं। ठीक है, अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है एक, अच्छा इसके ऊपर पॉइंट एक रह गया जो हमने पहले इधर लिख दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे, हाँ, जो ये इनर मेम्ब्रेन है
माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, ऑक्सीसोम तो समझ आ गया। इसी इनर में मेम्ब्रेन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसी इनर मेम्ब्रेन में ही इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आर ऑल्सो प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन्स। ये भी इसी मेम्ब्रेन में एक ऑर्डर में अरेंज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे के चौथे को, ऐसे ये ट्रांसफर करते हैं, एक डेफिनिट सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। और इसको बोला जाता है ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ईटीएस कहां प्रेजेंट होता है, अभी इतना याद कर लो। ईटीएस इज प्रेजेंट इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कहां प्रेजेंट होता है ईटीएस, कहां प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इतना याद हो जाएगा। दूसरी बात, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम इज प्रेजेंट इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम और क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम। और क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम। ठीक है, इतनी बात। चलो आगे, ये हमने कर लिया डिस्कस। हाँ, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के पास वो सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो क्रेब्स साइकिल को चाहिए। एरोबिक रेस्पिरेशन टर्म तो सुना है सबने, जो अभी रिएक्शन भी अपन ने नीचे लिखी थी, उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन की वो सारी जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं वो सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। मतलब क्या हुआ, इधर देखना, मतलब ये हुआ जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल कहां चलता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ईटीएस कहां होता है, इस इनर मेम्ब्रेन में। ईटीएस कहां होता है, इनर मेम्ब्रेन में। ऑक्सीसोम कहां होता है, कहां होता है, बोलो भाई, इनर मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब देखो आगे, मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करूं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कंप्लीट प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी प्रेजेंट होती है। जो प्रोटीन को सिंथेसिस के लिए जो जो कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं वो सब कुछ आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। क्या क्या चाहिए होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, राइबोसोम चाहिए, डीएनए चाहिए, आरएनए चाहिए और कुछ एंजाइम्स चाहिए, कुछ एंजाइम्स चाहिए। वो एंजाइम कौन से हैं, वो एंजाइम ये हैं, दो मेन ये एंजाइम है, इसके अलावा भी चाहिए होते हैं। दो मेन एंजाइम का नाम याद रखना है, डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज। ये दोनों एंजाइम्स चाहिए होते हैं। ये सब कुछ आपके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। क्या क्या, राइबोसोम भी है, डीएनए भी है, आरएनए भी है और कुछ एंजाइम्स भी जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चाहिए होते हैं, दैट ऑल आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, इस वजह से दैट मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया हैज प्रोटीन सिंथेसाइजिंग, या हम बोले कंप्लीट प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है, एक पूरा वो सिस्टम है जो प्रोटीन बना सके, और वो अपना कुछ प्रोटीन बना भी लेता है। इसीलिए इसको हमने बोल दिया था क्या, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। इट कैन नॉट सिंथेसाइज इट्स ऑल प्रोटीन, जो इसको सारा प्रोटीन चाहिए वो नहीं बना पाता, बट इट कैन सिंथेसाइज इट्स सम रिक्वायर्ड प्रोटीन, जो इसको चाहिए होता है वो बना लेता है। कुछ के लिए डिपेंड होता है उस जिस सेल के अंदर है, इसलिए इसको हमने सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल बोला था। मैट्रिक्स में एक और कंपोनेंट है, इसके पास मैट्रिक्स में डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए है। अब ये वर्ड क्या है, नेकेड। नेकेड का मतलब होता है, नेकेड का मतलब अभी याद कर लो, विदाउट हिस्टोन, विदाउट हिस्टोन। हिस्टोन एक प्रोटीन है, आपने डीएनए से क्रोमोसोम पढ़ा होगा। डीएनए हमारा कंडेंस करके क्या बनाता है, ऐसा क्रोमोसोम बनाता है।
डीएनए थ्रेड जो कंडेंस करता है वो इसी प्रोटीन की मदद से करता है। जिस क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रेजेंट होता है वो एक्चुअली ट्रू क्रोमोसोम है, और जहां पे ये हिस्टोन नहीं प्रेजेंट होता है उस डीएनए को बोला जाता है नेकेड डीएनए, विदाउट हिस्टोन। और प्रोकैरियोटिक डीएनए में हिस्टोन नहीं होता, दैट इज ऑल्सो अ प्रोकैरियोटिक फीचर। प्रोकैरियोटिक सेल्स में आप जब पढ़ोगे तो वहां भी आप हिस्टोन नहीं पढ़ोगे, ये यूकैरियोटिक सेल्स में ही देखने को मिलता है हिस्टोन। तो प्रोकैरियोटिक फीचर ये भी है, इसलिए इसके डीएनए को हम क्या बोलते हैं, नेकेड डीएनए। और जो सेल में डीएनए, जितना डीएनए का कंटेंट होता है किसी भी सेल में, उसका 1% डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के पास लगभग प्रेजेंट होता है, एंड दैट इज जीसी रिच। ये याद रखना है, जीसी क्या है, ग्वाइनोसिन एंड साइटोसिन नाइट्रोजन बेसिस के नाम है ये डीएनए। और जब हम न्यूक्लिक एसिड का डिस्कशन करेंगे तो आपको ये सारा कुछ समझ आएगा, अभी जीसी रिच होता है ये पता होना चाहिए। एंजाइम्स जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए और ट्रांसक्रिप्शन के लिए चाहिए होता है, दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। डीएनए पॉलीमरेज जिसे हम, जो चाहिए होता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। दूसरा एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन। तो ये पूरा डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में हुआ है, एंड फंक्शन एक ही है। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एटीपी प्रोडक्शन। ये इसीलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, माइटोकॉन्ड्रिया कैन डिवाइड एंड it increase its number, and the mode of division is the binary fission, that is also prokaryotic feature। बैक्टीरिया बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है, और यहाँ ये भी बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है, तो ये भी कैसा फीचर हुआ, प्रोकैरियोटिक फीचर हुआ। तो वो एंडोसिम्बियोंट वाली बात और ज्यादा प्रूफ होती जाती है। धन्यवाद।